कल जो इलेक्ट्रोम्योपैथी के लॉ से संबंधित जो बातें रह गई थी उसको हम आज पूरा करते हैं। सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोम्योपैथी की क्लास में। उस समय से प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए ये समस्या आ रही थी, उसको दूर करने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोम्योपैथी के सब्जेक्ट के विषय में। आज फिर से हम इलेक्ट्रोम्योपैथी के लॉ को फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। हमने बहुत कुछ समझ लिया है इसको, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोम्योपैथी एक प्लांट बेस्ड पैथी है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से पता है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आती है जो एक इंडिविजुअल फैक्टर के रूप में हमको दिखाई दे रही है, लेकिन वो सामने नहीं आ पा रही है कि नहीं है। जैसे कि एक दार्शनिक हुआ करते थे शुरुआत में, दार्शनिक जिसको आप सरल भाषा में पैरासेल्स सॉरी फिलोसोफर कहते हैं, जो आपकी भाषा में। तो ये जो फिलोसोफर जो थे वो प्रकृति प्रेमी थे। इन्होंने बहुत सारे ऐसे लॉ दिए जो प्रकृति से रिलेटेड थे, प्रकृति के होने वाले जो अनबैलेंस है उनसे रिलेटेड थे, इस तरीके से। और चूंकि प्रकृति से बहुत प्यार करते थे वो, और इसलिए भी उन्होंने ऋतुएं बदलती हैं, समय चेंज होता है, इम्प्योरिटी जो होती है, बरसात आती है, ये जितने भी जो इन्वायरमेंटल जो चेंजेस होते हैं, इसका प्रकृति पे और बॉडी पे क्या फर्क होते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे लॉ दिए इन्होंने। तो उसी से रिलेटेड इसमें भी कुछ कुछ लॉ एक्सेप्ट किए गए हैं, जिसमें से पैरासेल्स का जो मेन जो सिद्धांत सामने आता है वो है इलेक्ट्रिसिटी चेंज इन वेरिटेबल किंगडम। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी करंट से रिलेटेड, है ना। वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी का मतलब एक ऐसी एक इंडिविजुअल पावर होती है जो इस प्रकृति में कहीं ना कहीं वेरिटेबल किंगडम से माध्यम से मिल रही होती है कि नहीं। अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट इन वेजिटेबल किंगडम, इसका मतलब साफ है कि इस वेजिटेबल किंगडम, जिसको हम प्लांट किंगडम्स के नाम से भी जानते हैं, वनस्पति जगत, इसका जो उपयोग हम करते हैं वो भोजन के रूप में करते हैं। और वही भोजन हमारा आहार है। आई मीन वो हमारे भोजन का एक, आई मीन बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए इसका एकमात्र साधन के रूप में सामने आता है। और ये एक ऐसी पावर होती है जो बॉडी में पूरे जो जितने भी जो फंक्शन हो रहे हैं, इस प्रकार से स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हो रहे हैं, नई सेल्स बन रही है, फिर जो पुरानी जो सेल्स है झड़ करके बाहर आ रही है। इसके अलावा बॉडी में इम्यूनिटी भी हो रही है, ब्लड जो है वो स्वस्थ है, आरबीसी स्वस्थ है, ये जितने भी जो फंक्शन हो रहे हैं, लीवर अगर सही तरीके से वर्क कर रहा है, तो ये जो पावर जो मिल रही है वास्तव में हमको वेजिटेबल किंगडम से भोजन के रूप में मिल रही होती है कि नहीं। क्योंकि शुरू से ही ये माना गया है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो भोजन होना चाहिए वो वेजिटेबल किंगडम से मिलना चाहिए। और ये आयुर्वेद ने भी बहुत अच्छे से कहा है, और ये एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं इस चीज को। तो ये चीज सामने आ जाती है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट्स इन वेजिटेबल किंगडम, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन यहाँ कोई इलेक्ट्रिक पावर से नहीं है, बल्कि ओनली वो पावर से होती है, वो पावर से होती है जो इस प्रकृति में वनस्पति जगत के माध्यम से हमारी बॉडी को संचालित करने में एक वर्क कर रही हो। इस तरीके से अर्थात किसी भी वनस्पति को जब हम पूरी तरीके से लेते हैं तो एक भोजन का काम करती है, ज्यादा मात्रा में हम डायरेक्ट ले लिया जाता है। और यदि मान लीजिए इसी इसी वेज किंगडम से अगर मान लीजिए उसका नैनो पार्टिकल इस तरीके से एसेंस के रूप में निकाल लिया जाता है, और उस एसेंस को हम जब डाइल्यूट करके बहुत नैनो पार्टिकल के रूप में लेते हैं, तो वही हमारा भोजन नहीं है, बल्कि वो एक मेडिसिन की तरह वर्क करने लगता है। अर्थात हो सकता है हमारे भोजन में कोई न्यूट्रिएंट्स जैसे बहुत सारे माने जाते हैं वो सारे विद्यमान हो, जैसे कि मिनरल्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, ऐसे बहुत सारे देखेंगे ग्रीन वेजिटेबल में, आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा है आपने। तो ये जो सेकेंडरी जो पार्ट होते हैं वो डायरेक्ट इस तरीके से एसेंशियल रूप में सामने आ रहे हैं, जो कि बॉडी को संचालित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ डायरेक्ट इस प्रकार के एसेंशियल पार्ट डायरेक्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उनकी सिर्फ एक ऐसी शक्ति सामने आ रही है जो पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है, लेकिन वो पावर आगे चल के बॉडी में वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स से नहीं बल्कि वो मेडिसिन की तरह वर्क करने लगती है। इस चीज की यहाँ विशेषता होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक पावर से रिलेटेड है जो कि वेजिटेबल किंगडम में विद्यमान होती है, और पूरे
ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिशन देने के या उसको संचालित करने में काम आती है, जो शरीर को एक प्रकार से ऊर्जा देती है। इसको हम ऊर्जा कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से देखने को मिलती है। दूसरी बात आती है कि लॉ ऑफ सिमिलरिटी, ये भी पैरासेल्स के माध्यम से इसको हमको मिलता है। हालांकि इसका उल्लेख होम्योपैथी में भी किया गया है कि नहीं। अब चूंकि ये सिद्धांत इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट इन वेजिटेबल किंगडम, ये सिद्धांत भी पैरासेल्स का ही है, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन जब होम्योपैथी की जब ओरिजिन हो रही थी, तो डॉक्टर हैनीमैन सर ने क्या किया, लॉ ऑफ सिमिलरिटी को मेन एम बनाया, है कि नहीं। लॉ ऑफ सिमिलरिटी मतलब समानता, समानता का सिद्धांत। इसका एक डेफिनेशन होती है समानता का सिद्धांत, मतलब समान से समान को ही समन किया जा सकता है। समन मतलब समाप्त किया जा सकता है। तो वो जो लॉ ऑफ सिमिलरिटी में ये चीज देखी जाती है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि बॉडी में संचालित होने वाली जो शक्ति है, एक ऊर्जा होती है जिसको आप कहते हैं ओट फोर्स, है ना। ओट, ओ डी, ओट फोर्स। ओट फोर्स, फोर्स मतलब शक्ति, यही वो शक्ति होती है जो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानी जाती है। वास्तव में अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी या पावर या फोर्स जैसे शब्द हटा दिए जाए, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो ई आता है, ई फॉर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, एच फॉर ई फॉर इलेक्ट्रो, एच फॉर होम्योपैथी, ये वास्तव में एक शब्द है। लोग इसको अलग अलग लिखते हैं तो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, और बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने उठने लगते हैं जिसका आंसर हम नहीं दे पाते हैं। ये कंप्लीट एक सेंटेंस है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। तो ये जो ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी जो बात है, वास्तव में उसका रिजल्ट पाई जाने वाली इस वेजिटेबल किंगडम से रिलेटेड होने वाली इस एक फोर्स के रूप में सामने आता है वो। हाँ, तो ये कह रहा था कि ये जो फोर्स की बात चल रही है, फोर्स की जो बात हम लेते हैं, हालांकि आगे चल के फिर इसको खोलेंगे। ये जो हम बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन फोर्स या पावर से ही होता है, ना कि किसी है ना। से रिलेटेड कहने का मतलब ये था यहाँ वेजिटेबल किंगडम से इस तरीके से जो सामने आया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का मतलब किसी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं है, ये ओनली फोर्स, जो कि किसी ऐसी फोर्स जो होती है जो किसी वेजिटेबल किंगडम्स की नैनो पार्टिकल में पाई जाती है, जिसको आप मेडिसिन की संज्ञा दे सकते हैं, जो आगे चल के आप बनाएंगे 38 में इसी तरीके की संभावना, ये शक्ति जो है विद्यमान होती है कि नहीं है। और इस ओट फोर्स में मतलब जो लिक्विड बेस में जो फोर्स समाहित होती है, वो एक ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी को डायरेक्ट प्रभावित करने में सक्षम होती है। इसका मतलब वो कोई न्यूट्रिशनल पार्ट नहीं होती है, बट न्यूट्रिशनल मेडिसिन के रूप में वो कहीं जरूर जाती है, बट वो न्यूट्रिशनल का पार्ट नहीं है कि नहीं है। क्योंकि एक बूंद से पेट नहीं भरता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है कि नहीं। और उस एक बूंद को बनाने के लिए बहुत सारे हमको प्लांट का वो करना पड़ता है, कोविस्ट करना पड़ता है, तब जाके एसेंस बनता है। तो एक इस प्रकार से देखा जाए तो ये ओट फोर्स की डेफिनेशन यहाँ से हम छोटी सी दे रहे हैं, आगे चल के और अच्छे से समझाएंगे। दूसरी बात, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, वास्तव में ये पहला सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत जो थे वो पैरासेल्स के ही द्वारा दिए गए हैं। लेकिन होम्योपैथी में क्या किया कि लॉ ऑफ सिमिलरिटी को प्रधानता दी गई। ये कहने का मतलब है जो कि सिमिला सिमिलियस जो यूरेंटर की जो बात आती है, वो होम्योपैथी में इस बेस पर इसकी नींव रखी गई है। और इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ और है कि नहीं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लॉ ऑफ सिमिलरिटी की डेफिनेशन होम्योपैथी की तुलना में टोटल डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ हम लॉ ऑफ सिमिलरिटी किसको कर रहे हैं, हम थर्ड जो सिद्धांत होता है, तीसरा जो इसके जो लॉ होते हैं, उसको हम समझ में आ जाएगा, तो अपने आप ही ये लॉ ऑफ सिमिलरिटी भी समझ में आ जाएगी। देखिए, इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड एंड लिव, ये देखिए इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड एंड लिव, मैंने चाहता तो यहाँ पे प्योरिटी भी लिख सकता था, लेकिन क्या होता है कि जब बॉडी में जब अनबैलेंस होंगे, तो वो अनबैलेंस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ब्लड और लिव है कि नहीं है, इन दोनों की इम्प्योरिटी के कारण देखने को मिलता है, डॉक्टर मेडी साहब ने बताया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि मेडी साहब द्वारा कही गई है। और जब हम इसको प्रकृति के द्वारा लिए गए एसेंस से या प्रकृति के द्वारा लिए गए इस फोर्स के माध्यम से जब हम उसको सिमिलर कर देते हैं, क्योंकि ब्लड और लिम्फ में आपने देखा होगा जब इम्प्योरिटी जब आती है तो क्या होगा, या तो बहुत ज्यादा कमजोरी लगेगी, वीकनेस लगेगी,
या बॉडी में बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर आ जाएगा, जैसे पसीना बहुत निकलेगा, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से समझ में आती है कि या तो फंक्शन बढ़ेगा या फंक्शन कम होगा। इसी प्रकार से ब्लड की जब बात करें, अगर मान लीजिए ब्लड की इंप्योरिटी आएगी तो ब्लड मुख्य रूप से लिम्फ और ब्लड ये एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू होते हैं। तो आपने क्या देखा कि ब्लड जो अगर मान लीजिए इम्प्योर होगा तो आपको ये भी बहुत अच्छे से मालूम है कि ब्लड में डायरेक्ट इम्प्योरिटी नहीं आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी ब्लड की इम्प्योरिटी मतलब कमी आ जाएगी, रिलेटेड जो ब्लड के जो डिसीजेस सामने आते हैं, अगर उससे रिलेटेड सामने आएगा तो कहीं ना कहीं लिम्फ भी आगे चल के इम्प्योर होता जाए। इसके बाद इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा लॉ को समझ लीजिए सबसे पहले। तो इसकी इम्प्योरिटी होगी तब ये लॉ ऑफ सिमिलरिटी जो रहेगा उसको मेडिसिन के माध्यम से आप उसको बैलेंस बनाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो रोग के कारण क्या होगा, बॉडी में अनबैलेंस जो होते हैं वो मेडिसिन के माध्यम से या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन के माध्यम से उसको सिमिलर वाली कंडीशन में लाएंगे, समानता वाली कंडीशन में लाएंगे, तब जाके वो मेडिसिन जो रहेगी प्योर करेगी किसको, ब्लड और लिम्फ। तब तक ये सिद्धांत इम्प्योरिटी के रूप में ही सामने आएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये जो सिद्धांत था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि लोग इसको आज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। वास्तव में ये अनबैलेंस को ही दर्शा रहा है, बॉडी में होने वाले वाइटलिटी या वाइटल ऑर्गन, वाइटल फ्लूइड, ब्लड और लिम्फ वाइटल फ्लूइड है, इसमें एनर्जी व्याप्त होती है, इसलिए भी हम इसको वाइटल फ्लूइड कह रहे हैं। तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव अगर मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है और आज आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पढ़ रहे हैं, या अगर मान लीजिए अभी लंबे समय तक इस पैथी में अगर इसको ऐड किया गया है लॉ के लिए, तो मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें सोच समझ कर ही ऐड किया होगा, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ऐड कर दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव मतलब एग्रेसिव, मतलब किसी भी चीज का बढ़ जाना, चाहे वो फंक्शन का बढ़ जाना, चाहे ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, है कि नहीं है, या गर्मी का हो जाना, इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव से रिलेटेड हो सकता है। आप इसको पॉजिटिव पार्ट्स के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, है कि नहीं, तो ये लॉ पोलैरिटी के हिसाब से हम देखते हैं कि बॉडी के जो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट्स जो होता है पॉजिटिव भाग कहलाता है, दूसरा पार्ट जो रहता है वो नेगेटिव भाग कहलाता है, बीच का जो पार्ट रहता है वो सिमिलर कहलाता है, ऊपर का भाग कुछ और कहलाता है। तो ये जो सिद्धांत होते हैं ये कहीं ना कहीं आपके अनबैलेंस को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए भी इस तरीके से सिमिलर किया गया है। तब जाके ये सामने आता है कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पूरे इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों चीज देखी जा रही है। फिजिक्स ने भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ऐसा नहीं कि मैं किसी साइंटिस्ट का नाम लूंगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव साबित हो जाएगा, नो। इसको प्रकृति ने खुद बताया है कि शरीर में अगर मान लीजिए कहीं भी फंक्शन बढ़ेगा तो उसका रिलेशन पॉजिटिव से होगा, और अगर मान लीजिए उसका फंक्शन अगर गिरेगा तो उसका फंक्शन जो होगा नेगेटिविटी से होगा, ये बताया गया है। लेकिन इलेक्ट्रोपैथी में सिर्फ ये रोगों से रिलेटेड हो सकता है जो मैंने कहा, लेकिन इसको अगर सही तरीके से समझें तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉ में इसलिए शामिल किए गए हैं कि जब भी बॉडी में इम्प्योरिटी जब आएगी तो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गन में अनबैलेंस होगा, है कि नहीं है, या तो उसके फंक्शन में कोई डिस्टर्बेंस होगा या स्ट्रक्चर में कुछ खराबी आएगी। तो ये इस तरीके से लिया गया है और इसको ऐड किया गया है कि नहीं। और इसके हिसाब से जैसे कि मान लीजिए हमने क्या समझा कि भाई फंक्शन जो है वर्क ज्यादा कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम लॉ ऑफ सिमिलरिटी को सामने रखेंगे। तो जस्ट अपोजिट जो रहेगी मेडिसिन, जैसे मान लीजिए रोग का नेचर ये सामने आ रहा है तो मेडिसिन का नेचर ये हो जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए रोगों का नेचर पॉजिटिव हो गया तो मेडिसिन का नेचर नेगेटिव करना पड़ेगा आप, है कि नहीं। और अगर रोगों का नेगेटिव अगर फाइंड कर रहे हैं आप, फंक्शन अगर गिर रहा है, मान लीजिए फंक्शन डिक्रीज दिखाई दे रहा है आप जब डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो मेडिसिन जो रहेगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब है, ये रोगों से रिलेटेड हम कह सकते हैं। इसके अलावा आप पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं आगे चल के फिर से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ये तो खैर मैंने लॉ के हिसाब से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, लेकिन ये सारे चीजों पे काफी हो सकती है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं। अब एक हम इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन और करते हैं। देखिए, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, है कि नहीं, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बॉडी में जो संचालित हो रही है किसी न किसी एक
एनर्जी के माध्यम से बॉडी जो रहती है वो काम कर रही है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी मशीन को चलाने आपको एक करंट की जरूरत पड़ती है, एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि नहीं। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो डेफिनेशन स्टार्टिंग में जो बताई थी, शायद आपको याद होगा। तो आप क्या देखेंगे कि आपने क्या देखा, इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ। तो ये एक ही सिक्के के कैसे दो पहलू, देखिए अगर मान लीजिए आप ब्लड की बात करेंगे, है ना, ब्लड में दो बातें सामने आती है कि नहीं, मेनली दो बातें सामने आएगी। एक तो प्लाज्मा के रूप में, है कि नहीं है, दूसरा जो आएगा वो ब्लड के कण के रूप में, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, ब्लड के कण के रूप में, ठीक है नहीं। इसको हम आप ब्लड के कण या थ्रोम्बोसाइट या आप ब्लड ही लिख दीजिए, चलिए, ठीक है नहीं। इस तरीके से देख रहे हैं, इसके दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, है कि नहीं है। इसमें ब्लड ब्लड के रूप में जो आप देखोगे मेनली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के रूप में, लेकिन इसका कोई पार्ट नहीं होता है, ये ओनली सिंगल होती है। तो आप क्या देख रहे हैं, जो ये जो सिंगल पार्ट होती है इसमें किसी प्रकार का कोई भी, किसी प्रकार का कोई भी ब्लड से रिलेटेड जो आप देख रहे हैं कि भाई रक्त जो रहता है लाल होता है, इसमें किसी प्रकार की लालिमा देखने को नहीं मिलती है। अर्थात इसमें हीमोग्लोबिन जो रहता है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। इसमें ज्यादातर मात्रा में जो होती है वो है डब्ल्यूबीसी जो होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में डब्ल्यूबीसी होती है कि नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये एक लिम्फ की कैटेगरी में आप रख सकते हैं इसको, एक पतला सा चिपचिपा सा पदार्थ होता है। और इसी प्लाज्मा के चलते क्या होता है, जो ब्लड जो होता है, ब्लड के कण दो अलग अलग भाग में बांट करके देखेंगे आप, तो ये इसी के चलते ब्लड जो रहता है चिपचिपा सा होता है कि नहीं, चिपचिपा सा होता है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर मान लीजिए एक बार ये इम्प्योर हो गया तो जल्दी प्योरिटी में नहीं आता है, जल्दी प्योर नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपकी आरबीसी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम कर रही है तो आप सब मिलके कुछ ना कुछ थोड़े समय के लिए आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी प्रकार की गड़बड़ी आ जाती है तो जितनी भी जो ग्लैंड्स होती है, क्योंकि लिम्फेटिक ग्लैंड्स सारी की सारी रस का निर्माण, रस को इंक्रीज कर रही होती है, रस को निकाल करके बॉडी को संचालित कर रही होती है, तो वो सारी की सारी ग्लैंड्स का जो फंक्शन होता है वो भी वीक होता दिखाई देगा। ऐसे में बड़े बड़े रोगों का सामना करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये दो भाग अलग अलग देखने को मिलते हैं ब्लड से रिलेटेड। इसका जो मीडिएटर जो पार्ट होता है, इसको ब्लड को ब्लड बनाने वाला जो पार्ट होता है कि नहीं, ब्लड को ब्लड बनाने वाला जो पार्ट होता है वो है एचबी, हीमोग्लोबिन। हीमो, हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन होता है कि नहीं। मतलब आयरन और प्रोटीन, आयरन मीन्स मिनरल का पार्ट है, प्रोटीन है ना, प्रोटीन मीन्स डेवलपमेंट, जो बॉडी डेवलप का पार्ट होता है। तो ये दो अलग अलग पार्ट्स मिलकर के ब्लड को ब्लड बनाते हैं, ये कहने का मतलब है। लेकिन प्लाज्मा इनसे अलग होती है और इसी का एक है कि इसलिए कहा जाता है कि अगर मान लीजिए ब्लड इम्प्योर होगा तो निश्चित रूप में थोड़े समय के बाद लिम्फ इम्प्योर होगा, है कि नहीं, क्योंकि एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू देखे आपने। और अगर मान लीजिए लिम्फ इम्प्योर होगा तो निश्चित रूप से थोड़े समय के बाद ब्लड भी इम्प्योर हो सकता है, कि हो जाए बड़ी चीज नहीं हो जाए, है कि नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जब ब्लड और लिम्फ एक साथ इम्प्योर होते हैं तो वो इसमें जाते हैं, मिक्स में जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मान लीजिए सबसे पहले जो इम्प्योर होता है तो वो आपको देखने को पता चलता है कि कहीं ना कहीं किसी दोनों में से किसी एक में व्याप्त जो एनर्जी होती है, वाइटलिटी जो होती है वो वीक हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी अगर किसी चीज को फंक्शन कराना है तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, तब तो वो फंक्शन करेगा। और जब वो फंक्शन तैयार हो गया, उस स्ट्रक्चर करेगा, तो निश्चित रूप से स्ट्रक्चर के दौरान कुछ ना कुछ मटेरियल जरूर निकलेगा, ये देखने को मिलता है। और वो मटेरियल उस अंग को सुरक्षित रखने में, बॉडी को संचालित करने में, सिस्टम को संचालित करने में हो सकता है काम आए। तो ये वही चीज सामने आती है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन एक चीज देखने को मिलता है कि ये जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसका मतलब सेल का एक पार्ट है,
है कि नहीं। जैसे कि हम देख रहे हैं सेल का एक पार्ट है कोशिका जिसको बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब साफ होता है कि आपकी जो मेडिसिन है कहीं ना कहीं आपकी जो वाइटलिटी की जो यहाँ पे अनबैलेंस तो देखने को मिल रहा था कि हाँ भाई वाइटलिटी ठीक नहीं रही, आप ब्लड और लिम्फ की जो इम्प्योरिटी के कारण रोग सामने आ गए, तो आपने क्या देखा कि ब्लड जो रहता है कनेक्टिव टिश्यू रहता है, तो लिम्फ भी कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट होता है कि अब आप क्या देख रहे हैं कि इस कनेक्टिव टिश्यूज मतलब सेलुलर बेस पे आपने काम किया है। और ये एनर्जी आपने क्या देखा कि जब भी ऑक्सीजन रहती है तो प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन जो रहता है वो आरबीसी एचबी के ब्लड के माध्यम से पूरे सेल को क्या करता है, सर्वाइव करता है, और उस सेल को पूरे बॉडी में स्वस्थ रहने के लिए ओटू जो रहता है प्रदान करता है नर्व के माध्यम से। तो ये जो एनर्जी का जो पार्ट होता है कहीं ना कहीं एनर्जी का जब दोहन होता है तब जाके फंक्शन होता है कि जब तक ये एनर्जी व्याप्त नहीं, जब तक नहीं मिलेगी तब तक फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब साफ है कि आपकी मेडिसिन का सेलुलर सेल से काफी करीब का रिश्ता है, और इस सेल को स्वस्थ बनाने के लिए कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा या इस प्रकार के लिक्विड या एसेंस की आवश्यकता पड़ती है जो सेल का एसेंस कहलाता है कि नहीं, जिसको आप साइटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से आप जब ब्लड और लिम्फ को जब समझ जाते हैं तो साफ साफ पता चलने लगता है कि डॉक्टर मेडी साहब ने जो सिद्धांत बनाए थे कि इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, मतलब ये एक सिर्फ एक नाम नहीं है कि नहीं है, या सिर्फ एक लाइन नहीं है या मुंह से कह दिया या सामने वाले ने समझ लिया, सिर्फ इतना ही नहीं है। यह सिर्फ बायोलॉजी का एक पार्ट नहीं है या ब्लड या लिम्फ कहने से ब्लड होगा, उसका बहुत बड़ा एक करीबी रिश्ता होता है। अगर बायोलॉजिकल या केमिस्ट्री के लेवल पे देखेंगे तो आपकी मेडिसिन केमिकल साबित करनी पड़ेगी, आपको केमिकल कह देंगे आप उसको, क्योंकि केमिस्ट्री में केमिकल की प्रेजेंटेशन होती है न कि किसी एसेंस या वाइटलिटी या न्यूट्रिएंट्स की। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए केमिस्ट्री अगर किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिशन कह रही है कि माइक्रो न्यूट्रिशन कह रही है, तो निश्चित रूप से वो किसी सेकेंडरी पार्ट हो सकता है कि नहीं। जैसे कि प्रोटीन कह दिया तो बॉडी में प्रोटीन ऐसे नहीं आएगा, जब आप वेजिटेबल किंगडम से जब आप भोजन लेंगे, जब बॉडी का मेटाबॉलिक होगा, डाइजेशन होगा, पाचन होगा, उसका मंथन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरे रस निकलेंगे। अगर मान लीजिए आपकी भोजन में किसी प्रकार का प्रोटीन था तो निश्चित रूप से वो प्रोटीन बॉडी के लिए 100% वो सूट करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट आपने प्रोटीन ले लिया तो आपको शरीर डेवलप हो जाएगा। नो, वो शरीर बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि वो सिमिलर नहीं हो सकता है डायरेक्ट जो प्रोटीन आपने लिया केमिकल के रूप में, हो सकता है वो आपके बॉडी के लिए सूट ना करे, सेल के लिए सूट ना करे, या शरीर जो है खराब कर दे। तो ये भी देखने को मिलता है। तो यहाँ एक चीज और साबित होती है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पूरी तरीके से प्लांट के ऊपर निर्भर होती है, और इसके जो लॉ देखने को मिलते हैं कि इम्प्योरिटी ये डायरेक्ट सेल के बेस पे वर्क करती है, और इसी कारण आपके जो मेडिसिन होती है डायरेक्ट उस सेल के बेस पे काम कर रही है। इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी का जो पॉजिटिव जो पार्ट्स होता है वो सुपरफिशियल पार्ट होता है, और डीप सेल का जो पार्ट होता है वो नेगेटिविटी कहलाता है। ये चीज आपने बहुत अच्छे से समझ दिया है कि नहीं। और यही कारण है कि जब अनबैलेंस जब होता है तो लॉ ऑफ सिमिलरिटी में आपने क्या देखा कि किसी भी मेडिसिन को हम ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में हम क्यों दे रहे थे, पॉजिटिव फॉर्म मतलब ज्यादा मात्रा में, है ना, और कम मात्रा में मतलब छोटा नैनो पार्टिकल हम दे रहे थे, उसको हम नेगेटिव पार्ट्स कहते हैं, है कि नहीं। तो आप जब नैनो पार्ट्स करके दे रहे हैं, नेगेटिविटी करके दे रहे हैं, मतलब आपकी जो मेडिसिन थी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो 38 मेडिसिन थी वो सेल के लेवल पर जाके वर्क कर रही है, और इसीलिए वो मेडिसिन नेगेटिव मेडिसिन कहला रही है और कुछ नहीं है। बल्कि वो नेगेटिव मेडिसिन वास्तव में वो D3 का ही पार्ट थी, है ना, वो का ही पार्ट है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आप मेडिसिन दे रहे हैं तो उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, मेडिसिन की मेडिसिनल प्रॉपर्टी बरकरार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक डायल्यूशन में कुछ और काम कर रहा है, दूसरे डायल्यूशन में कुछ और काम कर रहा है, नो, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। जो उसकी प्रॉपर्टी सामने आ गई वो प्रॉपर्टी उसमें साबित होनी चाहिए, है कि नहीं, तब तो वो मेडिसिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन कहलाएगी। तब तो ये पता चलता है कि हाँ। तो ये चीज हमने देखी है कि ब्लड और लिम्फ पे अगर मान लीजिए इम्प्योरिटी होती है तो आपकी कोई भी मेडिसिन हो, नो प्रॉब्लम, कोई भी मेडिसिन हो, वो कहीं ना कहीं सेल के बेस पर ही जाएगी,
है कि नहीं। और यहाँ पे हमने कनेक्टिव टिश्यू को हम क्यों बनाया, ब्लड ब्लड के माध्यम से, उसका बहुत बड़ा कारण होता है कि अगर बॉडी को संचालित करना है तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ऑक्सीजन का वाहक माना जाता है। जिस ऑक्सीजन के माध्यम से शरीर जिंदा रहता है, ये ऑक्सीजन कहीं ना कहीं ब्लड के माध्यम से ही पूरे सेल के लेवल तक पहुंच रही है, उसको न्यूट्रिशन दे रही है। और वो न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन है, आपने जो भोजन लिया था उसका न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, जो मेटाबॉलिक के दौरान जो निकला है, जो भोजन से रस के रूप, भोजन के रूप में, मतलब भोजन के जब मेटाबॉलिक होगा तब उसके माध्यम से निकला। तो ये एक प्राणवायु के माध्यम, प्राणवायु मिली हुई थी जिसको ऑक्सीजन कह रहे हैं। और इसके अंतर्गत जितनी भी जो एटीपीज जो तैयार होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो विमुक्त हो जाती है, अमोनिया वगैरह सब विमुक्त हो जाती है, लेकिन इसके दौरान जो एटीपीज निकलती है, इसके एटीपी एनर्जी है ना, वो जो रहती है वो मायने रखती है, वो यही मेटाबॉलिक का एक पार्ट होता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं सिर्फ ब्लड और लिम्फ कह देने से ये साबित नहीं होता है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। इसलिए कहा जाता है कि लॉ ऑफ सिमिलरिटी होम्योपैथी में कुछ और है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ और है। पॉजिटिव और नेगेटिव को क्यों स्थान दिया गया, ये भी आपने देखा है कि नहीं। आज ये सब्जेक्ट जो रहेगा हम इतने ही समझाएंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन जाते जाते एक चीज और समझाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई लोग बोलेंगे, कई ऐसे दोस्त हैं, आप नहीं बोलेंगे कोई दूसरा और बोल देगा, दूसरा नहीं कोई तीसरा बोल देगा कि भाई यहाँ पे तो हमने ये सब देख लिया, ये सब हमने पढ़ा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है नहीं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और सामने आ रही है जो मैं आपको बता दूंगा। ये इसलिए आपको बताई जा रही है ताकि आप भूले ना, ठीक है कि नहीं। आपने लॉ देखे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, है कि नहीं, आप शायद कुछ एक आध लॉ और जोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने क्या देखा कि जो मेडिसिन जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रेमेडी, जो 38 जो रेमेडी बनाई है आपने, है कि नहीं, ये मेडिसिन एक प्लांट से मिलकर बनी नहीं है। जो भी वाइटलिटी लिया, जो भी एनर्जी पावर लिया, जो भी इलेक्ट्रिसिटी पावर लिया, जो भी एसेंस लिया, जो भी आपने जो मेडिसिन प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स प्रॉपर्टी के रूप में या कोविशन, उसको कई प्लांट्स के रूप में आपने मिला करके एक मेडिसिन बनाई है कि नहीं। तब जाके ये एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रेमेडी बनी है कि नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि इस रेमेडी में बहुत सारे प्लांट हैं और इस तरीके से एक रेमेडी बनी। इसी प्रकार से बॉडी एक सिस्टम, आई मीन एक सिस्टम से नहीं बनती, एक अंग से नहीं, सेल से नहीं बनती है। तो एक सिस्टम को बनाने के लिए कई सेल, आई मीन कई अंगों की जरूरत पड़ती है जो एक जैसा काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करके काम चले। लेकिन उसमें क्या हुआ है कि हर एक सिस्टम में पाए जाने वाले जितने अंग हैं उनकी सेल जो रहती है वो अलग अलग है, लेकिन सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ भी अलग देखने को मिल रहा है कि नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि आगे चल के, इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका एक सीधा सिंपल लॉ दे दिया गया जो आपको बहुत अच्छे से पता है, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर। कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, मतलब ये हुआ कॉम्प्लेक्सा, मतलब मेडिसिन जो है वो पूरी तरीके से मिला करके या कंपाउंड में मिला करके, कई प्लांट्स को मिला करके कॉम्प्लेक्सा, है कि नहीं है। कॉम्प्लेक्सा मतलब मेडिसिन में भी कई प्लांट को मिलाया गया। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिस मतलब बॉडी के जो अंग होते हैं वो भी कई अंगों से मिलकर, कई सेल से, अलग अलग सेल से मिल करके एक बॉडी बनती है। तो मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस, मतलब कॉम्प्लेक्सा को कॉम्प्लेक्सिस के साथ देने से ही वो राइट होगा, मतलब क्यूरेटर की तरफ जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए बॉडी आपकी कॉम्प्लेक्स है और यदि मान लीजिए आपके कॉम्प्लेक्स वर्क हो रहे हैं बॉडी के माध्यम से, तो सिंगल मेडिसिन या सिंगल प्लांट या सिंगल एसेंस से काम नहीं चलेगा। ये चीज यहाँ पे देखने को मिली है। जो आधुनिक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ये जो लॉ होता है ये बहुत माना हुआ लॉ है, और इसलिए ज्यादातर रिजेंट, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल, प्लांट किंगडम, ऐसे जो लॉ होते हैं उतना मायने नहीं रखते। हालांकि डॉक्टर मेडी साहब के बेस नॉलेज, बेस जो है वो है, और ये जो बताया गया ये आजकल ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। और यही कारण है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं तो वो उनमें बहुत सारी कठिनाइयां आ रही है, जबकि इसको जन्म देने वाला ये वही लॉ है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया।
इसलिए ज्यादातर अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयों को समझना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो जितने लॉ जो मैंने बताए थे वो अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद आप समझेंगे कि कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, है ना, मतलब ये एक कंपाउंड पैथी के रूप में सामने आती है। और चूंकि बॉडी भी एक कंपाउंड पैथी ही बॉडी, क्योंकि लाइफ टाइम इसको पढ़ना है, लाइफ टाइम इस पर यूज करना है, आप भोजन खाते रहे पेट कभी नहीं भरेगा। लेकिन क्यूरेंटर तभी होगा जब लॉ ऑफ सिमिलरिटी इसमें साबित होगी, ये मतलब इसमें ऐड होगी, है ना, ये कहने का मतलब है। तो ये इसलिए सामने आया, और यहां से डॉक्टर क्रॉस साहब ने काफी नाम भी कमाया और उन्होंने काफी मेडिसिन बनाई। जितनी भी जो मेडिसिन बनाई 38 के अलावा जितनी भी मेडिसिन आई है, स्टार्टिंग में उन्होंने डॉक्टर क्रॉस साहब ने शुरू किया इसको बनाने का, है कि नहीं। और आज वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट लेवल के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर प्रभाकर सर हैं, इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हम करते हैं। तो ये लॉ है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के। और अगर मान लीजिए इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो निश्चित रूप से आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं, है कि नहीं है, मैं इसका आंसर दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो ये आज हम इस सब्जेक्ट को खत्म करते हैं। कल फिर से एक नया सब्जेक्ट हम देखेंगे। अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है लॉ से रिलेटेड, तो उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, नो प्रॉब्लम। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज देने का है जो हमको आता है, हम इसके अलावा कुछ नहीं बता सकते आपको। एक प्रैक्टिशनर होने के नाते जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि मैं फार्मासिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं फार्मेसी का नॉलेज नहीं दे सकता आपको कि भाई मेडिसिन के पेटेंट कैसे बनते हैं, है कि नहीं है, ये कहने का मतलब है। चलिए चलिए आज हम एक छोटा सा मिक्सचर देखते हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा था, नो प्रॉब्लम, कल थोड़ी संख्या कम थी, लेकिन आज हम छोटा सा मिक्सचर देखते हैं। लेकिन एक कफ का सिरप बनाते हैं, आई मीन कफ का एक मिक्सचर बनाते हैं, कफ, है कि नहीं, नॉर्मल कफ, कफ खांसी, है कि नहीं, इसके लिए हम मेडिसिन बनाते हैं जनरल कफ। देखिए इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, आगे सब मेडिसिन में कफ को मैं बहुत अच्छे से डिफरेंशियल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहाँ पे एक मिक्सचर बना रहा हूँ, चूंकि मॉडर्न अभी चूंकि बस रेनी सीजन चल रहा है और समय है अभी इसका, इसलिए पहली मेडिसिन C5, दूसरी मेडिसिन P1, तीसरी मेडिसिन। ज्यादातर अगर मान लीजिए आप देखेंगे कंडीशन कंडीशन के हिसाब से मेडिसिन जो रहती है वो सेलेक्ट होती है। ज्यादातर इसमें F1 की सिलेक्शन होती है ज्यादातर, लेकिन कुछ ऐसे सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर सामने आ जाते हैं तो इसके साथ साथ आप इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप C5 A2 जैसी मेडिसिन या B जैसी मेडिसिन ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि BE काफी इंपॉर्टेंट होती है ऐसे समय में। तो आप F1 को तभी देंगे जब बॉडी जो रहेगी वो सॉफ्ट रहेगी, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से आप सिलेक्ट करके देखिए और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, है कि नहीं। इसका एक मिक्सचर बना लीजिएगा बराबर मात्रा में, आप बी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रख सकते हैं तो सभी जगह काम आएगा, है कि नहीं। आप इसको दे सकते हैं किसी भी फॉर्म में आप दीजिए, बस डायग्नोसिस कीजिए और इसको दीजिए, ठीक है कि नहीं। कहने का मतलब इस तरीके से आप यूज करेंगे आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। आप डायग्नोस कीजिए, अगर नेगेटिव है, कोल्ड आई मीन खांसी के साथ फीवर है तो आपको फीवर के लिए अलग देना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। इसी प्रकार से आप अगर मान लीजिए ड्राई कफ हो रहा है तो ड्राई कफ हो रहा है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया, है ना। इसी प्रकार से मॉइस्ट कफ हो रहा है तो वहां पॉजिटिविटी आप देख रहे हैं, है कि नहीं। तो वैसे समय में आप क्या करेंगे, इस मेडिसिन को नेगेटिव करके देंगे, बस लॉ ऑफ सिमिलरिटी यहाँ से देखने को आपको मिल जाएगी। तो ये मिक्सचर आप बना लेंगे, है कि नहीं। आप एक दो लोग को देके देखिए, 50% से ज्यादा रिजल्ट मिले तो आप बना के रख लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।